वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का वसंत भाग तीसरा का चैप्टर 5वां, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 2 चालू है। इसके पहले भागों में हमने लेसन का कुछ अंश पढ़ा, जिसके द्वारा हमें लेखक बताना चाहते हैं कि भले ही संचार माध्यम के रूप में हम पत्र को भी मानते हैं और यह संचार माध्यम का पुराना रूप है, लेकिन आज आधुनिक युग में कितने भी संचार माध्यम में परिवर्तन आ गए हो, लेकिन जो चीज पत्रों के द्वारा है वह अन्य संचार माध्यमों में नहीं। जिन भावनाओं को हम पत्रों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन भावनाओं को, उन भावों को हम अन्य मोबाइल फोन के एसएमएस या उसके संदेश के द्वारा महसूस कर नहीं सकते। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखक चिट्ठियों का अर्थात पत्रों का महत्व के बारे में बता रहा है। अब पढ़ते हैं कुछ पाठ के अंश के द्वारा, उसको विस्तार के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ को। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। पत्रों का भाव सब एक जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो देखो, जिस प्रकार लेखक कहते हैं कि संचार माध्यम के आधुनिक जो साधन है वो उसमें विकसित होने के कारण हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं और इंटरनेट के द्वारा हम आमने सामने एक दूसरे को देख भी सकते हैं, लेकिन जिस भावनाओं को हम पत्र के द्वारा महसूस कर सकते हैं वह आधुनिक संचार माध्यम के साधन के साथ नहीं। और भले ही पत्र अन्य जगह पर हो, हर देश में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब किसी भी स्थान पर हो, किसी पर जगह पर हो, लेकिन पत्रों का जो भाव होता है वह सब जगह सब स्थान पर एक ही सा होता है, भले उसके नाम अलग अलग हो। अब देखो, पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? खत। संस्कृत में हम उसे क्या कहेंगे? पत्र। कन्नड़ में हम उसे कहेंगे कागज, तथा तेलुगु में हम उसे कहेंगे उत्तरम, जाबू या लेख, तथा तमिल में उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो कड़ित नाम से उसे कहा जाता है। लेकिन फिर भी देखो, पत्र को हम चाहे खत कहे, चिट्ठी कहे, कागज कहे या जाबू, लेख या कड़ित, मतलब अन्य भाषाओं में हम उसे अलग अलग नाम से पुकारे, लेकिन उसका भाव तो सब जगह एक समान ही होता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। देखो, जब आधुनिक साधन नहीं थे तो हम क्या करते थे? जब किसी की याद आती थी तो हम उनको पत्र लिखकर भेजते थे। तो जब जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, उसका पत्र आने पर उस पत्र को हम बहुत संभाल कर रखते थे। तो कैसे रखते थे? उसको सहेज कर रखते थे, और जब कभी भी हम उसको चाहें तो उस समय हम पत्र को सामने रखकर उसको उस पत्र के रूप में हम याद कर सकते थे। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। तो हर व्यक्ति की पत्र लिखने की जो पद्धत होती है, जो कला होती है, वह अलग होती है, और उसका जो दायरा होता है, मतलब उसकी लिखने की जो पद्धति, उसका विषय या उसकी विचार करने की जो सोच होती है, वह सबके एक समान नहीं होती है। व्यक्ति के अनुसार पत्र लिखने की जो कला होती है, उसकी पद्धति होती है, उसके विषय होते हैं, वह इसमें परिवर्तन आता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम। दुनिया भर के तमाम पत्र, करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो देखो, आज भी संचार माध्यम में कितना भी विकास हो गया है, फिर भी पत्र की उपयोगिता आज भी
उतनी ही है जितने इसके पहले युग में था, जब संचार माध्यम, अन्य संचार माध्यम नहीं थे। तो लेखक कहते हैं कि आज भी करोड़ों में, हजारों में हम देखते हैं कि पत्र भेजे जाते हैं। और उसके देखो, अगर हम पत्रों पर पत्र जब भेजते हैं तो उसकी एक पद्धत होती है। पता है आपको किस प्रकार पत्र भेजे जाते हैं? आपने व्याकरण में यह पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में रखा गया है। कक्षा 5, 6 और 7 के कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि पत्र लिखने की एक अलग पद्धत होती है, उसको भेजने की एक अलग पद्धत होती है। कि देखो, जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उस पत्र पर क्या लिखा जाता है? सबसे पहले जिससे पत्र भेजते हैं उसका नाम और एड्रेस लिखा जाता है। तो उस पत्रों को अगर हम बिना एड्रेस के, बिना नाम के अगर हम पत्र डाल देंगे तो पत्र जिसे हम भेजना चाहते हैं उस तक पत्र पहुंच पाएगा नहीं। तो जिसे हम पत्र भेजते हैं उसको पत्र मिलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उस पत्र पर उसका नाम और पूरा एड्रेस लिखना चाहिए। और फिर देखो, पत्र मैंने लिख दिया और यहाँ पर रख दिया तो वो अपने आप जिसको मुझे भेजना है वो जाएगा नहीं। तो पत्र भेजने का भी एक तरीका होता है कि पत्र हर विभाग में, हर एरिया में, हर शहर में पत्र के अलग अलग पत्र के ऑफिस होते हैं। हाँ, उसे हम डाकघर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकघर। अब डाक का अर्थ भी क्या होता है? पत्र। तो उस डाकघरों में जाकर हम क्या करते हैं? पत्र भेजते हैं, उन ऑफिसर के पास देते हैं और फिर वह अपने प्रोसीजर के द्वारा पत्र को जहाँ पर चाहिए वहां पर भेज सकते हैं। या फिर क्या करते पता है आपको? हर शहर में क्या होता है, अलग अलग विभाग में ना एक लाल रंग की पेटी होती है। पता है आपको? देखिए अपनी, क्या कहा जाता है उसको? पत्र पेटी। वेरी गुड। लाल रंग की पत्र पेटी जो होती है उसमें क्या करते हैं? हम हमारे पत्रों को डालते हैं। और उस लाल रंग की पेटी में अगर पत्र डालने के बाद क्या हो जाता है, एक समय तक उसको बंद रखा जाता है और एक विशिष्ट दिन, विशिष्ट कालावधि में एक लाल रंग की गाड़ी आकर, तो उस लाल रंग की पेटी में जब हम पत्र डालते हैं तो एक विशिष्ट दिन या विशिष्ट समय पर एक लाल रंग की गाड़ी आकर उस पत्रों को, सारे पत्रों को इकट्ठा करते हैं और हर विभाग के पत्रों को इकट्ठा करके फिर वो डाकघर में लेकर जाते हैं। फिर अलग एरिया वाइज उसको डिवाइड करके फिर पता और एड्रेस के हिसाब से, नाम के हिसाब से वह अलग अलग विभागों में भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार पत्रों को पहुंचाने के जिस ठिकानों पर पहुंचाया जाता है वह आप देखते हैं कि आज भी हजारों स्थानों पर, हजारों डाकघरों में हमेशा हजारों पत्र आते हैं और उसको ठिकानों पर पहुंचाए जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो देखते हैं, हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में आज भी हर रोज कम से कम 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक विभाग में डाली जाती है। अब डाक का पता चल चुका है आपकी, डाक किसे कहते हैं? जहाँ पर पत्र इकट्ठा किए जाते हैं उसे हम कहते हैं डाकघर। तो उस डाक या पत्र पेटी को भी हम डाक पेटी कहते हैं। तो उस डाक पेटी में आज भी इतने पत्र डाले जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आज भी कितनी पत्रों की अहमियत, अर्थात उसकी महत्ता आज भी बनी हुई है। आगे लेखक कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे अर्थात रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भी कहा है अपने विधान में, कहते कि हरकारे का अर्थ क्या होता है? पहले युग में संदेश वाहन के क्या साधन थे? कौन संदेश देते थे एक दूसरे के? जब किसी भी साधन का विकास नहीं हुआ था तब क्या किया जाता था कि एक विशिष्ट व्यक्ति रहते थे, उन व्यक्तियों को, उन आदमियों को संदेश भेजने के लिए रखा जाता था। तो उनको कहा जाता था हरकारे।
देखो जब राजा महाराजा के युग थे उस समय भी क्या किया जाते थे कि पत्र को लपेट कर वह एक विशिष्ट व्यक्ति के पास देते थे, फिर वह विशिष्ट व्यक्ति उस पत्र को लेकर किसी अन्य राजा के पास जाता था। तो उसी प्रकार सर्वसामान्य जब आम आदमियों के जब जीवन चालू था उस समय भी व्यक्ति ही या आदमी ही इस संदेश वहन का काम करते थे। तो ऐसे संदेश वाहक को क्या कहा जाता था? हरकारे। तो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने विधान में कहते हैं कि एक संचार माध्यम का साधन उस समय क्या था? हरकारे या तेज रफ्तार के दौड़ने वाले घोड़े के द्वारा भी संदेश एक दूसरे को भेजा जाता था। उसके बाद क्या आ गए? पहिए आ गए। तो देखो फिर आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि एक एक साधन का विकास होते गया, कि पहले चलकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, फिर धीरे धीरे पहिए का खोज हुई। फिर पहियों के खोज के द्वारा फिर हमने देखा कि किस प्रकार वो बुलक कार्ट या घोड़ा गाड़ी ऐसे इसके द्वारा साधन का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। तो उन साधनों के द्वारा ही पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। उसके बाद रेलवे और तार से भारी बदलाव आ गया। लेकिन देखो ये जो हरकारे या पहिए या जो घोड़े गाड़ी है इसका प्रयोग करते थे, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन जैसे ही रेलवे और तार आ गए तो उसमें भारी परिवर्तन आ गया कि जो समय में जो लंबाई रहती थी, जो समय बहुत समय लगता था, अब वो कम हो चुका था। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब क्या हो गया है? टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो इस प्रकार देखो पिछले युग से आज के आधुनिक युग तक किस प्रकार पत्रों का विकास होता रहा, उसके पहुंचाने के माध्यम के रूप में परिवर्तन होता रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्रों की संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो देखो आज देखते हैं हम कि आज आधुनिक युग में पत्र का भले ही इतना प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी महत्ता आज भी बनी है, यह हमने पढ़ा। तो लेखक कहते हैं कि पिछले शताब्दी में पत्र लेखन का एक कला के रूप देने के लिए उसमें डाक व्यवस्था जो थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया, उसमें सुधार कर दिया गया और एक संस्कृति उस जो पत्र की जो साथ साथ जो संस्कृति हमने देखी है हमारे एक पता है आपको कि एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी के द्वारा हम संस्कृति भी हमारी आगे बढ़ती है। तो इस संस्कृति के विकसित करने के लिए आज हम देखते हैं कि हमारे अभ्यासक्रमों में पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन स्कूल के विषय में यह एक विषय शामिल कर दिया गया है, जिसके द्वारा बच्चों को पता चल सके कि पत्र लिखने की क्या एक कला होती है, वो किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो यह सारी जानकारी स्कूलों में बच्चों को देने के लिए पाठ्यक्रम में लेखन का विषय भी शामिल कर दिया गया है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो देखो कि इस सभ्यता को, इस संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए डाक संघ के द्वारा या अन्य संघ के द्वारा क्या प्रयास किया गया कि विश्व डाक संघ ने क्या किया कि प्रतियोगिता बच्चों के बीच में रखी कि जिनकी उम्र 16 वर्ष से ज्यादा है उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी प्रतियोगिता रखी गई, जिसके द्वारा बच्चों को भी यह सभ्यता सीखने को मिले, पत्र के किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, यह सारी जानकारी पता करने के लिए ऐसे प्रतियोगिताएं आयोजित
करने लगे। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो देखो, हम कहते हैं कि आज आधुनिक युग में बहुत साधनों के विकास हो गए हैं, लेकिन उस साधनों के विकास के कारण पत्रों के इस पर बहुत उसका आने जाने में, पत्रों के जो आवागमन जो होती है उसमें बहुत उसका प्रभाव असर पड़ा। लेकिन आज शहरों में और महानगरों में भले ही पत्रों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन देहातों में, गांवों में भी जो उसकी जो दुनिया है वह आज भी पत्रों के या चिट्ठियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि आज फैक्स का युग है, ईमेल का युग है, टेलीफोन और मोबाइल के इस युग ने क्या कर दिया है कि चिट्ठियों के या पत्रों के तेजी को रोक लिया है। लेकिन फिर भी आज भी देखते हैं कि व्यापारिक डाक की संख्या में आज भी बढ़ावा आ रहा है, उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तक हमने पाठ पढ़ लिया है। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थों का अर्थ। हमने जो अब परिच्छेद पढ़ा है उसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। हरकारे, सूचना लाने ले जाने वाले अर्थात संदेश वाहक। आवाजाही मतलब आना जाना। अहमियत महत्व। कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। गद्यांश में किसका कथन अवतरित है? इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद का प्रश्न है, हजारों साल पहले संचार का साधन क्या था? अर्थात इसका उत्तर होगा घ हरकारे। इसके बाद का प्रश्न है, किसने तेज गति से संवाद पहुंचने का सिलसिला शुरू किया? इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा घ तारणे। इसके बाद का प्रश्न है, टेलीफोन, वायरलेस आदि किसके साधन है? किसके साधन है? मनोरंजन के, खेल के, ज्ञान के या संचार के? संचार के। वेरी गुड, इसका उत्तर होगा संचार के। इसके बाद का प्रश्न है, संचार के साधनों से आज किसमें परिवर्तन आ गया है? इसका सही उत्तर होगा दुनिया में। संचार के माध्यम से आज दुनिया में परिवर्तन आया है। अब तक हमने इस पाठ के द्वारा आज भी हम देखते हैं कि पत्रों का कितना अहमियत है यह पढ़ा। आगे लेखक पत्रों के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।